नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूसीसी के लिए पीएम मोदी ने धाकड़ धामी की जमकर की सराहना, फैसलों को बताया ऐतिहासिक। शीतकालीन यात्रा की भी ब्रांडिंग कर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धामी सरकार ने उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए जारी किए टोल फ्री नंबर। प्रयागराज में फंसे प्रदेश के लोगों को मिलेगी मदद। मौनी अमावस्या स्नान पर भगदड़ के बाद बिगड़ी व्यवस्था। देहरादून जिला अस्पताल को मिली बड़ी सौगात। कोरोनेशन चिकित्सालय में ब्लड बैंक भवन का शिलान्यास। खून की जरूरत पड़ने पर मरीजों को मिलेगी राहत। रुड़की में उमड़ी गुर्जर समाज के लोगों की भीड़। महापंचायत स्थगित होने के बाद भी रंग महल पहुंचे लोग। चैंपियन की रिहाई की मांग। मौके पर तैनात रही पुलिस फोर्स। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। नेशनल गेम्स का आयोजन इस बार देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। ये बड़ी उपलब्धि न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि धामी सरकार के लिए भी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। इसी के साथ शीतकालीन चारधाम यात्रा के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में भी पीएम मोदी नजर आए। उत्तराखंड में हुआ 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज। पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव। सीएम धामी के रंग लाए प्रयास। शीतकालीन यात्रा के लिए पीएम ने दिए सुझाव। देवभूमि उत्तराखंड ने महज 25 सालों में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। कम समय में ही उत्तराखंड को नेशनल गेम्स करवाने का मौका मिला, जो प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है, जिसकी शुरुआत बीते दिन देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी ने की। देवभूमि उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का होना न सिर्फ प्रदेश बल्कि धामी सरकार के लिए भी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसी के साथ प्रदेश के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। नेशनल गेम्स के उद्घाटन के लिए देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने फिर एक बार ये बता दिया कि देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के प्रति अपने लगाव को जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है। इसी के साथ उन्होंने शीतकालीन चारधाम यात्रा पर फोकस करते हुए युवाओं को उत्तराखंड आने का सुझाव दिया। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए। तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइएगा। दरअसल हाल ही में सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर शीतकालीन यात्रा पर आने का न्योता दिया था और जब पीएम मोदी नेशनल गेम्स के उद्घाटन के लिए देहरादून पहुंचे तो शीतकालीन चारधाम यात्रा की ब्रांडिंग कर पीएम मोदी ने धामी सरकार के प्रयासों को और ताकत दे दी। बता दें कि इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वेडिंग डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के बाद पिछले साल पीएम मोदी ने मानस खंड में भी यात्रा को प्रोत्साहित किया था और अब नेशनल गेम्स के उद्घाटन समारोह पर पीएम ने शीतकालीन यात्रा पर फोकस किया और युवाओं को उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित किया है। धामी सरकार ने प्रयागराज गए उत्तराखंड के श्रद्धालुओं की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिनकी मदद से प्रयागराज में फंसे लोग सहायता मांग सकते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाले टोल फ्री नंबर 107082188670 059058441404 पर आप कॉल कर सकते हैं। दरअसल मौनी अमावस्या के पावन स्नान के लिए उत्तराखंड से हजारों लोग प्रयागराज गए और महाकुंभ में स्नान के दौरान भगदड़ मचने से अव्यवस्था फैल गई, जिसके बाद धामी सरकार ने उत्तराखंड से गए लोगों की सहायता के लिए नंबर जारी किया है।
राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला कोऑर्डिनेशन चिकित्सालय में ब्लड बैंक भवन का शिलान्यास किया और इसके साथ ही टीबी मुक्त अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच वाहनों को हरी झंडी दिखाई। और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य जांच वाहनों के जरिए मुफ्त में टीबी की जांच होगी। वहीं ब्लड बैंक से अब मरीजों और खासकर गर्भवती महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। खून की जरूरत पड़ने पर तीमारदार अब भटकना उन्हें नहीं पड़ेगा। देखिए, आज देहरादून जिले के लिए एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारा यह है, वहाँ अब ब्लड बैंक की स्थापना का अब आज हमने इसका भूमि पूजन किया है। दूसरा सीएमओ आवास का भी भूमि पूजन हुआ है। रायपुर उप जिला चिकित्सालय उच्चीकरण किया गया, उसका भी आज भूमि पूजन हो रहा है। तो लगभग कई सौगातें आज यहाँ दी गई हैं। और साथ में आप देख रहे होंगे कि टीबी मुक्त देहरादून, इसके लिए हम आज कई गाड़ियों का यहाँ से झंडी दिखा के जो है पूरे ये गांव-गांव में भी जाएंगे, हर टीबी के मरीज को ट्रेस करेंगे। आई वुड लाइक टू थैंक माय डिस्ट्रिक्ट टीम कि उन्होंने सिंसियरिटी से सभी जगह फॉलोअप किया और हमारे शासन से भी पैसा स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर भी हो चुका है, वर्क अवार्ड हो चुका है। इसी दिस वीक इटसेल्फ द फाउंडेशन वर्क विल बिगिन और हमारा ब्लड बैंक अब यहाँ अस्तित्व में आ जाएगा। हमारा जो कैपिटल का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इट विल बी इक्विप्ड विद ब्लड बैंक नाउ। उत्तराखंड के नेताओं की दबंगई का मामला अब हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। खानपुर से विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की गुंडागर्दी ने उत्तराखंड के माहौल को बिगाड़ने का काम किया। ऐसे में सवाल सत्ता पक्ष पर भी खड़े हो रहे हैं कि प्रदेश में अशांति फैलाने वाले बाहुबली नेता को आखिर बीजेपी ने अपनी पार्टी में क्यों संभाल कर रखा है। आखिर चैंपियन पर बीजेपी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, देखिए रिपोर्ट। गैंग्स ऑफ खानपुर का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। कोर्ट ने बाहुबली प्रदर्शन को बताया शर्मनाक। चर्चाओं में उमेश चैंपियन का विवाद, बीजेपी पर उठ रहे सवाल, चैंपियन को पार्टी क्यों नहीं करती खबरदार। गैंग्स ऑफ खानपुर का मामला अब हाई कोर्ट जा पहुंचा है। हाई कोर्ट ने विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बाहुबली प्रदर्शन को शर्मनाक बताया है। वहीं हरिद्वार के डीएम और एसएसपी को मामले में सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। अब इसी बीच चैंपियन को लेकर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। पार्टी को सवालों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी सवालों के घेरे में है कि आखिर ऐसे गुंडई प्रवृत्ति के नेता को पार्टी ने क्यों जगह दे रखी है। प्रदेश का माहौल खराब करने वाले चैंपियन पर आखिर बीजेपी क्यों मेहरबान है। क्यों पार्टी चैंपियन को बाहर का रास्ता नहीं दिखा देती। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने चैंपियन की ऐसी गतिविधियों पर एक्शन न लिया हो। 2019 में अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल और विवादित बयानों के चलते बीजेपी ने अनिश्चितकाल के लिए पार्टी से चैंपियन को बाहर निकाल दिया था। हालांकि बाद में चैंपियन की सदस्यता बहाल कर दी गई, जिसके बाद से ही वो लगातार पार्टी में बने हैं और चैंपियन के कारनामे भी। लेकिन अब एक बार फिर से सवाल बीजेपी पर उठने लगे हैं कि आखिर चैंपियन पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि चैंपियन का विवादों से नाता कोई नया नहीं है। साल 2006 में मगरमच्छ पर गोली चलाने का आरोप चैंपियन पर लगा। 2006 में ही बहादुराबाद में रोडवेज बस को साइड न देने पर चैंपियन ने कथित तौर पर बस चालक पर ही गोली चला दी थी। साल 2010 में मंगलौर के कार्यक्रम में चैंपियन ने गुस्से में आकर फायरिंग कर दी थी। 2013 में हरिद्वार के तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत के आवास पर आयोजित एक डिनर पार्टी में चैंपियन ने डांस करते समय गोली चला दी। इस घटना में राज्य आंदोलनकारी विवेकानंद खंडूड़ी जख्मी हो गए थे। 2015 में हरिद्वार के पथरी इलाके में खनन को लेकर हुए विवाद में चैंपियन पर ग्रामीणों पर गोली चलाने का आरोप लगा। 2018 में अपनी ही पार्टी के विधायक देशराज कर्णवाल के साथ चैंपियन का विवाद काफी चर्चा में रहा और अब खानपुर विधायक उमेश कुमार के साथ तल्खी और सरेआम गुंडागर्दी के बाद फिर विवादों में है चैंपियन। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि पार्टी किसी को भी सीमा लांघने की अनुमति नहीं देती। पार्टी किसी भी
व्यक्ति, चाहे हमारा वर्तमान जनप्रतिनिधि हो चाहे पूर्व जनप्रतिनिधि हो, ये अनुमति नहीं देती है कि संयम के बाहर जाए। फिर जो व्यक्ति संयम के बाहर जाता है फिर कानून उस पर कार्रवाई करता है। बीजेपी कह रही है कि सीमा से बाहर जाने वाले नेताओं पर कानून अपना काम करता है, लेकिन महेंद्र भट्ट ये नहीं बता पा रहे कि पार्टी चैंपियन पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं करती। फिलहाल इंतजार बरकरार है, देखना होगा कि कानूनी कार्रवाई के साथ ही क्या बीजेपी भी बाहुबली नेता चैंपियन पर कोई कार्रवाई करती है या फिर नहीं। वहीं रुड़की में गुर्जर समाज की महापंचायत स्थगित होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग लंढौर रंग महल पहुंचे और इस दौरान भारी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। पुलिस टीम का कहना था कि महापंचायत स्थगित होने की खबर इन लोगों को नहीं मिल पाई थी, इस वजह से गुर्जर समाज के लोग यहां पहुंचे। उधर कुंवर ब्रह्म सिंह चैंपियन के समर्थकों ने चैंपियन की जमानत की मांग की है। हमारी मांग है कि इसको जो है न्यायप्रिय तरीके से, जो 14 दिन की जो हिरासत में उनको भेजा है और दूसरे दोषी को जो उल्टी सीधी कम धाराएं लगाई है, सरकार ने एक तरफा कार्रवाई करी है, तो उससे हमें सरकार से कि स्पष्ट तरीके से इसकी न्यायिक जांच कर और जो फेक कुछ न्यूज़ें हैं, कुछ फिल्में हैं जो फेक चलती है बना के लगा देते हैं, उनको सत्य आधार न मान के और खबर हमारे जाने साहब को तुरंत रिहाई करी जाए। देखिए, जो रानी उनकी तरफ से कल कॉल ऑफ हो गया था महापंचायत, तो आज इन लोगों का कहना है कि इनका पंचायत से मतलब नहीं, ये महल के साथ जो उनकी आस्था है उसको लोग के दूर दूर से चल दिए थे, तो शायद इन तक वो मैसेज नहीं जा पाए। ये लोग यहाँ काफ़ी संख्या में आए थे, तो आने के बाद ठीक है उनसे वार्ता हुई। इसमें काफ़ी सारे प्रतिष्ठित लोग और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इसका हिस्सा रहे थे, तो आपस में बातचीत करके महल के अंदर इन्होंने करीब 10-15 मिनट बिताए हैं, उसके बाद चले गए। उत्तराखंड निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी सियासी दल मंथन करने में जुट गए हैं। कहीं बीजेपी का कमल खिला तो कहीं निर्दलीय ने बाजी मारी, कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ तो कहीं कांग्रेस का हाथ कमजोर पड़ा। इस निकाय चुनाव के परिणाम ने 2027 के लिए सियासी दलों को सीधा संदेश दिया है कि यदि स्थानीय मुद्दों को अनदेखा किया जाएगा तो चुनावी नतीजे राजनीतिक दलों को चोट पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड निकाय चुनाव के परिणाम ने साफ कर दिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए किसकी राह कठिन रहने वाली है और किसकी आसान। 27 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल में बीजेपी के लिए अच्छे परिणाम निकलकर सामने आए, लेकिन कई जगहों पर कमल नहीं खिल पाया। तो वहीं अपनी सियासी जमीन बचाने की जुगत में जुटी कांग्रेस का हाथ और कमजोर होता दिखा। आंकड़ों पर गौर करें तो कई सीटों पर कांग्रेस से ज्यादा मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार नजर आए। कांग्रेस के बराबर सीटें लाने में निर्दलीय उम्मीदवार सफल रहे। सभासद के पद पर तो निर्दलीय उम्मीदवारों के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। निकाय चुनाव के फाइनल रिजल्ट से समझ सकते हैं कि आखिर इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहा। प्रदेश के 11 नगर निगम में बीजेपी के 10 मेयर प्रत्याशी जीते। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। श्रीनगर नगर निगम में निर्दलीय की जीत हुई। कांग्रेस नगर निगम में खाता ही नहीं खोल पाई। नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो 43 नगर पालिकाओं में बीजेपी को 17 सीट, कांग्रेस को 12, बसपा को 1 सीट मिली, तो वहीं 13 निर्दलीय उम्मीदवार नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जीते। बात अगर नगर पंचायत की करें तो 46 नगर पंचायत में से 15 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने 15 नगर पंचायत अध्यक्ष सीट जीती। 1 नगर पंचायत सीट पर बसपा और 15 पर निर्दलीय की जीत हुई। कुल मिलाकर निकायों में 100 अध्यक्ष पदों पर बीजेपी के खाते में 42 अध्यक्ष पद आए, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 27, बहुजन समाज पार्टी के पास 2, तो 29 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। वहीं 11 नगर निगम में पार्षदों की बात करें तो 540 वार्ड में 259 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 46 सीटों पर कांग्रेस जीती। 1 पार्षद बहुजन समाज पार्टी का, तो वहीं 1 पर उत्तराखंड क्रांति दल ने जीत हासिल की, तो वहीं 192 निर्दलीय पार्षद नगर निगम में चुनकर आए। निकाय चुनाव की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार जिस तरह से चुनाव जीत कर आए हैं, उसने बीजेपी कांग्रेस के माथे पर बल ला दिया है। खासतौर पर कांग्रेस का खेल निर्दलियों ने ज्यादा बिगाड़ा है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को ही चुनावी मैदान में रखा, लेकिन जनता ने बीजेपी के मुद्दों पर ज्यादा भरोसा किया। नहीं, बात दरअसल ये है कि क्षेत्रीय मुद्दों को तवज्जो जनता दे रही है, अच्छी बात है। निर्दलीय जीत कर आए हैं, ये भी अच्छी बात है।
लेकिन ऐसा नहीं कि जो राष्ट्रीय दल हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही बात करते हैं और क्षेत्रीय मुद्दों की उन्होंने अनदेखी की हुई है। हमने तो ये पूरा चुनाव सड़क, नाली, खड़ंजा, कैमरा, इसी पर ही चुनाव लड़ा है। कूड़ा और तमाम जो स्थानीय मुद्दे थे, जो निकाय चुनाव के मुद्दे होने भी चाहिए, विकास के मुद्दे होने चाहिए, हमने चुनाव उसी पर लड़ा। बल्कि सत्तारूढ़ दल जो है लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, यूसीसी, धर्मांतरण कानून, इसकी तरफ पूरे चुनाव को ले गया और शायद जनता को वही पसंद आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को लगता है कि स्थानीय मुद्दे निकाय चुनाव में हर बार रहते हैं। बीजेपी ने भी स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा और पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी ने जीती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा निकायों में जीती है और पिछली बार से कम निर्दलीय इस बार जीते हैं। इसलिए ये कहना कि उसका कोई असर पड़ता, ठीक है, छोटा चुनाव होता है, छोटे चुनाव में अपना रिलेशनशिप है, गली मोहल्ला वाला विषय आता है, ये सब चीज़ें कारण इस प्रकार इससे निर्माण होती हैं। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर जीतने वाले सभासदों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चेयरमैन जीतने वाले हमारे महापौर हैं, उनकी संख्या तो एक तरफा है और नगर पालिका पंचायतों में हम बहुत अच्छे मतों से आगे जीते हैं। लेकिन पिछली बार से हमने आगे गेन किया है, ये बड़ी बात है। निकाय चुनाव के नतीजे सियासी दलों को 2027 चुनाव से पहले मंथन करने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि इस बार स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे। यही कारण है कि निर्दलियों को इस बार ज्यादा फायदा मिला है। ऐसे में जरूरत है सभी समीकरणों को देखते हुए परिणाम पर मंथन करने की। वहीं पिथौरागढ़ नगर निगम सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। मेयर पद पर जीत हासिल करने वाली कल्पना देवलाल ने धामिश सरकार और जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता पर पूरा भरोसा है और अब जनता के भरोसे पर वो खरा उतरेंगी। धरातल पर जनहित में कार्य किए जाएंगे। कह रहे हैं काफ़ी बड़ी चुनौती थी वहाँ पे, लेकिन मुझे अपने संगठन पे पूरा विश्वास था और हमारी पूरी टीम ने जो हार्ड वर्क किया उसका हमें रिजल्ट मिला और एक हमने कमल खिलाया वहाँ पे। बस आगे यही उम्मीद है कि जो हमने अपना संकल्प लिया हुआ है उसे हम पूरा करें, जनता के सहयोग से, अपनी पार्टी के सहयोग से। बस जल्द से जल्द वही हमारा संकल्प पूरा हो, यही हमारा विश्वास है। उधर अल्मोड़ा नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 3 दशक बाद बीजेपी की जीत हुई है। 1996 के बाद से अल्मोड़ा में विपक्षी दल ने लगातार सरकार बनाई, लेकिन अब जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के कार्यों पर मुहर लगाते हुए बीजेपी को जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जारी किए गए संकल्प पत्र के विकास कार्य अब धरातल पर नजर आएंगे। मैं अल्मोड़ा जनपद की संभ्रांत जनता का धन्यवाद करता हूं, जो 3 दशक के बाद हमको जीत मिली है। ये जीत हमारी जीत नहीं, जनता की जीत है। हम हमेशा कहते रहे कि इस बार हमको मेयर बना दो, इस बार हमको यहाँ का अध्यक्ष बना दो नगर पालिका का, पर जनता ने तब नहीं सुना। आज जनता ने उस बात को सुना है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हल्द्वानी से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी रहे ललित जोशी ने शहर में मौन आभार रैली निकाली। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हल्द्वानी की जनता का आभार जताया और गुलजू देवता से न्याय की गुहार लगाई। इस मौके पर ललित जोशी ने 6000 से ज्यादा वोट कैंसिल करने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये तो धन्यवाद इस हल्द्वानी की जनता को, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो है ये आगे के लिए सबक है। जो लोग सोच रहे हों कि लोकतंत्र को ऐसे ही हाथों में लेते रहेंगे हैं और जो चाहें वो करते रहेंगे, उनके लिए भी एक सबक है। हल्द्वानी की जनता को उठना पड़ेगा। मैं किसी की भी जीत से बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, लेकिन जीत कैसे हुई है ये जरूर बहुत बड़ी शंका का कारण है। उत्तराखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय दल सिंगापुर के शैक्षणिक दौरे पर रहे और जहां उन्होंने प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सिंगापुर के कई विश्वविद्यालयों और स्कूलों का भ्रमण किया। दौरे से वापस लौटने के बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सिंगापुर की शिक्षा प्रणाली काफी प्रभावशाली है, जिसके समावेश से उत्तराखंड के शिक्षा स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए, सिंगापुर में हमारा जो दौरा था वो शिक्षा विभाग का था और भारत सरकार की तरफ से मुझे वहाँ भेजा गया था और मैंने देखा कि सिंगापुर की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी कि जो हमें अपने राज्य में भी करने की जरूरत है।
वहीं भगवानपुर तहसील में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स भूमि का पूजन किया गया और इस मौके पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक ममता राकेश समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिसके लिए अधिवक्ताओं ने आभार जताया। दरअसल भगवानपुर तहसील में 2014 में दिवंगत कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश द्वारा चैम्बर खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन बिल्डिंग के अभाव में पिछले 10 साल से वकील अपने चैम्बर्स टीन शेड में डालकर काम चलाने को मजबूर थे। देखिए, आज यहाँ पर ये बार एसोसिएशन जो भगवानपुर के जो चैम्बर बन रहे हैं उसका यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था और उसमें मैं सम्मिलित हुआ। आज का जो भूमि पूजन हुआ है उससे हमें बहुत आशाई थी और वो हमारी क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश जी ने घोषणा की और हमारे जो सांसद जी आए थे वह भी हमें पूरा आश्वासन देकर गए हैं कि हम आपकी पूरी सहायता। लोहाघाट पुलिस ने टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि एक वाहन को सीज कर दिया गया है, साथ ही 8 मालवाहक वाहनों को यहां पर 24 वाहनों के साथ ही चालान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये चेकिंग अभियान लगातार जारी है। टोटल जो है 24 चालान किए गए हैं, जिसमें 8 गाड़ियों पर जो ओवरलोड में की गई है और इसके अलावा जो हमारी टैक्सी वाहन चालक हैं जो ओवरलोड में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और कुछ जिनके फिटनेस नहीं है, पुरानी गाड़ियां हैं जिनके समस्त पेपर नष्ट हो चुके हैं, तो वो एक गाड़ी सीज की गई है टैक्सी चालक में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूसीसी के लिए पीएम मोदी ने धाकड़ धामी की जमकर की सराहना, फैसलों को बताया ऐतिहासिक। शीतकालीन यात्रा की भी ब्रांडिंग कर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धामी सरकार ने उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए जारी किए टोल फ्री नंबर। प्रयागराज में फंसे प्रदेश के लोगों को मिलेगी मदद। मौनी अमावस्या स्नान पर भगदड़ के बाद बिगड़ी व्यवस्था। देहरादून जिला अस्पताल को मिली बड़ी सौगात, कोरोनेशन चिकित्सालय में ब्लड बैंक भवन का शिलान्यास। खून की जरूरत पड़ने पर मरीजों को मिलेगी राहत। रुड़की में उमड़ी गुर्जर समाज के लोगों की भीड़, महापंचायत स्थगित होने के बाद भी रंग महल पहुंचे लोग। चैंपियन की रिहाई की मांग, मौके पर तैनात रही पुलिस फोर्स।